Hi everyone. So my name is Ravis and I teach philosophy and literature. And today's video is going to be very interesting क्योंकि पहले तो मैं ये बता दूं कि this is going to be a bilingual. मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो को समझाने की। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और मैं इसलिए भी हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर हिंदी स्पीकर। तो इसमें क्या है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट सो आवर एबिलिटी टू फोकस हैज़ बिन रिड्यूस टू वेरियस psychological, environmental and technological factor. Now, इससे हमें पता है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस हो रहा है, हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 20 मिनट का था एक समय में। जब 2000 मुझे लगता है कि 2000 का या 2002 का रिसर्च है ये, जिसमें कि हमारा जो अटेंशन स्पैन था वो 20 मिनट्स के अप्रॉक्स थी। अब वो घट के 8 सेकेंड हो गया है। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा हमारा जो अटेंशन स्पैन है, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो डिक्लाइन कर रहा है। और दूसरी जो इसकी वजह से हमारी थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है ना, इट हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस्ड। फिर आप हमारी जो इंटेलिजेंसिया है वो भी एक तरह से ब्रिंक पे है, उसकी वजह से हमारे अंदर लो मोटिवेशंस आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ों को टैकल करने की, इन सारी चीज़ों पर बात करने की, सो दैट यू वुड बी मोर यू वुड गेट मोर मोटिवेटेड। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियोस देख के या फिर मोटिवेशनल स्पीच सुन के आप मोटिवेटेड नहीं होगे, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी। और जब तक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, अटेंशन नहीं दे पाओगे, तब तक आप चीज़ें कर ही नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू कहता हूँ कि जब आप बुक के ऊपर फोकस करते हो, जब आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने की फोकस करते हो, है ना, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। सेम गोज़ विथ इवन अगर आपकी लव लाइफ है तो उसमें भी देखोगे, जब तक आज आप फोकस नहीं करोगे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, या उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, तब तक आप उस चीज़ को जीत नहीं सकते, तब तक आप उस चीज़ को पा नहीं सकते, है ना। बिल्कुल वही है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बुक लिया हूँ जिसका टाइटल है अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, जो कि 1985 की बुक है। और इस बुक का जो कंप्लीट टाइटल है, मैं कोशिश करूँगा साइड में बुक को लगा देने की। तो ये एक राइटर थे, एक थिंकर थे, जिनका नाम था नील पोस्टमैन। उनकी एक बुक थी अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, पब्लिक डिस्कोर्सेस इन द एज ऑफ शो बिजनेस। तो ये जो शो बिजनेस है, ये एक्चुअली में मल्टीमीडिया मैसेजेस के बारे में बातें करता है, टेलीविज़न के बारे में बातें करता है, सोशल मीडिया के बारे में बातें करता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। ठीक है, अब इस बुक को अगर हम समझ लाएंगे, क्योंकि मेरी जो कंप्लीट फोकस है इस चीज़ को समझाने का, कि हमारा फोकस जो है वो रिड्यूस क्यों हो रहा है, वो इसी बुक के माध्यम से आएंगी। अब नील पोस्टमैन जो हैं, ये एक तरह से क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि टेलीविज़न जो है ना, वो किस तरह से हमारे इंटरटेनमेंट को, या कह सकते हैं कि जो इंटरटेनमेंट कल्चर को सेव कर रहा है। विच मीन्स कि एक समय ऐसा था, है ना, जब हम प्रिंटिंग बेस्ड सिस्टम को पढ़ते थे, जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी। आई बिलीव जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि 16 सेंचुरी के आसपास, नहीं सॉरी 15 सेंचुरी के आसपास पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आया था इंग्लैंड में। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसके बाद इनलाइटनमेंट थ्योरी हमें देखने को मिला। सिर्फ इनलाइटनमेंट ही नहीं, बल्कि हमें एक सेंस में कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था वो भी हुआ। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, 1776 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक कड़ी के माध्यम से जुड़ी हुई है कि जब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस था, जैसे ही हमने प्रिंटिंग प्रेस की खोज कर ली, तो लोगों के बीच, इंटेलेक्चुअल्स के बीच, जो पढ़ सकते थे, जो लिख सकते थे, है ना, उनके बीच एक क्रेज़ बढ़ा। और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने उस प्रिंटेड मटेरियल्स को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जो थिंकिंग थी, वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर गई, है ना। और जब हम क्रिटिकल माइंड से सोचते हैं किसी चीज़ को, तभी हम किसी चीज़ की खोज कर पाते हैं। जैसे जब हम इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे, या फिर उसी एज में जितने भी थिंकर्स थे जो कि इनलाइटन एज में, जैसे थॉमस पेन हो गए, या फिर जितने भी एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स थे, है ना, इन सबको जब पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि कितनी क्रिटिकल एक तरह से थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व है। इस बुक की जो स्टार्टिंग है, ये आर्ग्यू करता है, कौन, नील पोस्टमैन, ये आर्ग्यू करता है कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन का जो शिफ्ट है, वो प्रिंट बेस्ड कल्चर से इमेज बेस्ड कल्चर पे कैसे चला गया, सिंपली कि इंटरटेनमेंट ड्रिवन मीडिया लैंडस्केप के ऊपर कैसे चला गया। क्योंकि जब हम प्रिंटिंग चीज़ों को पढ़ते थे, प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ते थे, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता था, हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती थी। जैसे कि सपोज इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, जैसे आप मेरे पीछे बुक देख सकते हो, बहुत सारे हैं, एंड आई हैव रेड मोस्ट ऑफ देम। तो जब आप बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत समय लगता है पढ़ने में, मिनिमम 5 to 6 आवर्स अ डे आपको पढ़ना पड़ता है, और बहुत उसी फोकस से पढ़ना पड़ता है, राइट। लेकिन आप उसी समय
उसी बुक की आधे घंटे की वीडियोस आप देख लोगे सोशल मीडिया पे, जो कि ज़्यादा आसान है ना। इवन एक थ्योरी कहता है कि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे इजी टास्क ढूंढता है ना। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो और उसी रास्ते सपोज लेट्स से कि एक ग्राउंड है, ठीक है, एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है या फिर एक क्रिकेट ग्राउंड है, और आपको इस यहाँ से इस पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है। जैसे मैं लास्ट टाइम जब आईआईटी कहाँ था, आईआईटी भुवनेश्वर गया हुआ था, अचानक से मुझे ये बात याद आ गई, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं आईआईटी भुवनेश्वर गया था तो रात काफ़ी हो गया था और मैं काफ़ी थक गया था, ऐसे वॉक पे गया था, क्योंकि आईआईटीज़ के कैंपस बहुत बड़े होते हैं तो आप वॉक कर सकते हो उसमें। तो मैं खाना खा के थोड़ा सा मार्केट गया, फिर वापस जब अपने रूम में जा रहा था तो वहाँ पे एक प्लेग्राउंड था, और उस प्लेग्राउंड में दो रास्ते थे। तो एक रास्ते थे जो कि हम बिल्कुल डायगोनल जा सकते हैं और ईजिली पहुँच सकते हैं, और दूसरा रास्ता था, एक रास्ता बना हुआ था साइड से, साइडवेज से। तो मेरा जो ब्रेन है वो बोला कि भाई तू बहुत थका हुआ है, चल सीधे डायगोनली चलते हैं और इजीली पहुंच जाएंगे, और मैं डायगोनली चल गया। तो जो ब्रेन है ना हमारा, वो सबसे ईजीएस्ट टास्क को ढूंढता है, वो कोशिश करता है कि किस तरह से हम आसानी से चीज़ों को कर सकें, ठीक है। तो ये जो मल्टीमीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, आज के समय में सोशल मीडिया, लेकिन ये बुक मल्टीमीडिया के ऊपर लिखी गई है। ये बुक ये बताने की कोशिश की गई है इस बुक के अंदर कि हम थ्योरी बेस्ड सिस्टम से, या फिर कह सकते हैं कि ये जो प्रिंट बेस्ड सिस्टम है उससे हम किस तरह से अपने आप को इंटरटेनमेंट बेस्ड सिस्टम बना लिए हैं, किस तरह से हमने अपने आप को चेंज कर दिया कि सोशल मीडिया पे आ गए, टेलीविज़न पे आ गए, एडवर्टीजमेंट पे आ गए, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है, जो लैंडस्केप है हमारी थिंकिंग की, हमारी अंडरस्टैंडिंग की, वो बदल गई, ठीक है। अब आगे मैं कोशिश करूँगा इस बुक को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने की, ठीक है। इस बुक में खासकर 7 मेन आर्ग्यूमेंट्स दी गई है, और सातों मेन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वो बात करता है मीडिया एज एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में मैंने बात कर दी है, वे ऑफ नोइंग, किसी चीज़ को जानने के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी एक फिलोसॉफिकल टर्म है, ये एक फिलोसफी का टर्म है, जिसका मतलब है कि वे ऑफ नोइंग, किसी चीज़ को जानना। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, है ना, तो ये ह्यूमन बीइंग मैं कैसे समझूं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो इस बीइंग को जानना, ये एपिस्टेमोलॉजी है। मतलब कि अगर जब हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, उसके होने का उसको होने का समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या, है ना, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो एक सेंस में ये आर्ग्यूमेंट करता है कि जो डिफरेंट मीडिया है ना, जो डिफरेंट मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविज़न मीडिया हो गया, रेडियो मीडिया हो गया, तो ये जो डिफरेंट मीडिया है वो सेव करता है हमारी थिंकिंग को। अगर सपोज अगर हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो बुक्स पढ़ने वाले जो थिंकर्स होंगे या बुक्स पढ़ने वाले जितने भी लोग होंगे, उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी कंपैरेटिवली जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ इंस्टाग्राम को कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब को कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ टेलीविज़न को कंज्यूम करते हैं। क्योंकि 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 एक मार्शल मैकलुहान की एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसके बारे में मैं लास्ट में बातें करूंगा, है ना, जिसमें वो कहता है कि मीडियम इज़ द वो काफ़ी फेमस लाइन है, मैं अभी भूल रहा हूँ। हाँ, वो कहता है कि मीडियम इज़ द मैसेज। मतलब कि ये जो मीडियम है ना, मीडियम ही क्या है, मैसेज है। मतलब कोई भी मैसेज को अगर हमें समझना है तो उसके मीडियम को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर सोशल मीडिया पे क्या होता है कि 1 मिनट की वीडियोस होती है, 2 मिनट की वीडियोस होती है ना, 10 सेकेंड्स की वीडियोस होती है। तो वो पर्टिकुलर मैसेज, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से आया, किस मीडियम के थ्रू आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, जब आप एकेडमिक्स में जाओगे, जब आप गवर्नमेंट पोजीशन पे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो प्रिंट मीडिया में आपको मिलेगा, ताकि लोग उसको उसकी बारीकी को समझ पाए, है ना। खैर आगे चलते हैं। तो उसका जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसका जो हमारे जो राइटर है पोस्टमैन, उनका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो है मीडिया एज एपिस्टेमोलॉजी। मतलब उसने मीडिया को एज एन एपिस्टेमोलॉजी देखा, कि मीडिया के बारे में उसने जानने की कोशिश की। जैसे प्रिंट कल्चर है, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, है ना, ये प्रमोट करता है क्या, रैशनल थिंकिंग को, ठीक है, सिक्वेंशियल कॉम्प्लेक्स थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए। वहीं जो टेलीविज़न है वो प्रायोरिटाइज करता है इमीडिएसी को, या फिर स्पेक्टिकल को, या फिर एक तरह से इमोशनल इंगेजमेंट को। क्योंकि आप बुक से इमोशनल इंगेजमेंट कॉम्प्लेक्स थॉट के थ्रू होते हैं, लेकिन आप जब टेलीविज़न पे कोई ड्रामा देख रहे होते हैं तो तुरंत आपके इमोशंस आ जाते हैं, तुरंत आप अपने इमोशन से इंगेज कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पैन जो है
क्योंकि आपको बुक पढ़ के वो इमोशन को फील करना पड़ता है। ये जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद पढ़ाया है, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ाया है, कैथार्सिस आना। जब हम ड्रामा देखते हैं तो जब तक कैथार्टिक इफेक्ट नहीं आता है तब तक हम बुरा फील नहीं कर पाते, तब तक हम बैड फील नहीं कर पाते, तब तक हम सैड फील नहीं कर पाते हैं, है ना। बट वही है कि जब हम प्रिंट मीडिया को पढ़ते हैं, जब बुक्स को पढ़ते हैं, बुक के थ्रू किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमें समय लगता है उसको समझने में, है ना। हम रैशनली इंगेज होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम मूवीज़ के थ्रू देखते हैं तो हम उसके बॉडी लैंग्वेज से ही इमोशन को समझ जाते हैं। तो विच मीन्स कि हमारा जो अटेंशन है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि बुक में हमें काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है ना, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे क्या होता है कि बट उसी चीज़ को 5 मिनट में या उसी चीज़ को आधे घंटे में एक मूवी के फॉर्म में बना के हमारे सामने प्रेजेंट कर दी जाती है और हम उस इमोशन को समझ जाते हैं, ठीक है। अब कहता है दूसरा, द डिक्लाइन ऑफ प्रिंट कल्चर एंड रैशनल डिस्कोर्स। अब ये बेसिकली इन्होंने बात किया है अमेरिकन रिपब्लिक डिस्कोर्स के बारे में, जो कि अमेरिका में जो पब्लिक डिस्कोर्स होते थे पॉलिटिशियंस के बीच, या पब्लिक डिबेट होते थे जो पॉलिटिशियंस के बीच, उसके थ्रू इसने समझाने की कोशिश करी है। जैसे इसमें काफ़ी फेमस है एक डिबेट था लिंकन और डॉगलस का। तो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि जो अब्राहम लिंकन जो थे उनका और डॉगलस का एक डिबेट होता है। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, मैंने कहीं नोट्स बनाए थे, मैं थोड़ा इस पर भी बात कर सकता हूँ, है ना। हाँ, एक बुक थी, सॉरी बुक नहीं, एक डिबेट था 1858 का डिबेट। इस डिबेट में लिंकन एंड डॉगलस का डिबेट हुआ था, जिसमें कि ईच इंडिविजुअल को 1 आवर मिले थे अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पब्लिक डिस्कोर्स था, जब वो पब्लिक डोमेन में आया, जब लोगों के बीच आए, है ना, अब्राहम लिंकन और डॉगलस जब लोगों के बीच आए, तो 1 घंटे हर इंसान ने हर इंडिविजुअल को सुना। और आप सोच सकते हो कि वो पूरा का पूरा जो डिबेट है वो 3-3 घंटे पर इंडिविजुअल को दिया जा रहा था। तो उस 3 घंटे में किसी इंसान ने कितना समझा, कितना अटेंशन दिया उसकी बातों को, है ना। और उसके बाद जब अब्राहम लिंकन जीत के आते हैं, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो एक वो जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो इंटेलेक्चुअलिटी थी या एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक तरह से रिग्रेस था, वो लॉजिकल रीजनिंग थी उसमें, है ना। लेकिन फिर दूसरा डिबेट है कैनेडी एंड निक्सन का, जो कि 1960s में ये डिबेट हुआ था। JF कैनेडी का, आई एम प्रीटी श्योर आप जानते होंगे, कैनेडी के नाम से एयरपोर्ट भी है। तो JF कैनेडी और निक्सन के बीच में डिबेट हुआ था। इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि डिक्सन इसलिए भी हार गए क्योंकि डिक्सन देखने में इतने स्मार्ट नहीं थे। और ये जो डिबेट हुआ था ये टेलीविज़न पे हुआ था। और टेलीविज़न, अब देख रहे हो ना मैं क्या कहा था, मार्शल मैकलुहान की वो थिंकिंग याद है, जब उसने बोला था कि मीडियम जो है वही मैसेज है। अगर आपको समझना है किसी चीज़ को, आपको उसके मीडियम को समझना पड़ेगा। तो ये जो मीडियम चेंज हुआ 1858 में, हमने देखा अब्राहम लिंकन के बीच और डॉगलस के बीच जो डिबेट हुआ था वो पब्लिक डिबेट था और प्रिंट मीडिया था हाथ में। और उसको उन्होंने बोला, पब्लिक के सामने बोला कि मैं ये करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं वैसा अमेरिका चाहता हूँ, मैं वैसा अमेरिका चाहता हूँ, है ना। लेकिन जब 1960s में जो डिबेट हुआ, जब हमारे पास ऑलरेडी टेलीविज़न थे, है ना, उस समय क्या था, ये पब्लिक डिस्कोर्स में था और ये बिल्कुल हमारे मतलब मल्टीमीडिया के बेसिस पे हुआ था। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि शायद इसमें निक्सन इसलिए भी हार गए क्योंकि निक्सन देखने में उतने हैंडसम नहीं थे, या निक्सन जो थे देखने में उतने स्मार्ट नहीं थे, उतने अच्छे नहीं दिखते थे। और ये जो कैनेडी थे वो स्मार्ट दिखते थे, अच्छे दिखते थे, उनका जो अपीयरेंस था ओवरऑल वो लोगों को अम्यूजिंग लगा, वो लोगों को प्लीजिंग लगा। शायद मे बी ये एक फैक्टर था कि वो जीत गए। और इसमें सिर्फ 8 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसमें 1 घंटे की ओपनिंग डिबेट थी, मतलब 1 घंटे की ओपनिंग कह सकते हैं कि लाइंस उन्होंने बोला, ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 मिनट की ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और पूरा का पूरा जो ये 1 घंटे तक चला डिबेट, और एक ही घंटे में लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो ये पावर होता है मीडियम का, कि किस मीडियम के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरे चेहरे पे जो इमोशन होगा वो आपको दिखेगा, जैसे मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें आप 1-on-1 इंटरेक्शन करोगे। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप देखोगे, कुछ चीज़ें आप नहीं देखोगे, है ना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, शायद मेरी आदत है थोड़ा स्पीड में बोलने का। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो 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 पढ़ाने का, है ना। तो ये दो काफ़ी फेमस डिबेट है जिसके बारे में इन्होंने बात करी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है टेलीविज़न एज अ मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट, एक थ्योरी दे दिया कि ये जो टेलीविज़न है, 1 मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो इसका।
पता नहीं, अभी ब्राइटनेस शायद इंक्रीज नहीं होगा। एनीवे, ये जो टेलीविज़न एज अ मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट है, उसमें उन्होंने बोला कि जो टेलीविज़न है वो प्रायोरिटाइज करता है क्या, कि जो सब्सटेंस है या फिर जो सीरियस मैटर है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, इसको सैलो स्पेक्टिकल के थ्रू दिखाना, है ना, मतलब एक तरह से कॉमेडी के थ्रू दिखाना, जितने भी फैक्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, है ना, एक तरह से म्यूज़िक है, ड्रामेटिक म्यूज़िक डाल देना, ताकि लोगों की जो मतलब जब लोग उसको देखेंगे तो उस पर अटेंशन ज़्यादा देंगे। और इससे क्या होता है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे हमारे अंदर वो जो थिंक करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो जो क्रिटिकल अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है किसी गिवन चीज़ों के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाता है, क्रिटिकल थॉट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो न्यूज़ है वो किस तरह से प्रेजेंट की जाती है हमारे पास, फ्लैशी ग्राफिक्स के थ्रू, ड्रामेटिक म्यूजिक के थ्रू, फिर उसमें से कुछ फैक्ट्स को कट कर दिए जाएंगे, है ना, अपने अनुसार फैक्ट्स को दिखाए जाएंगे, फिर उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को रिड्यूस कर जाएगा एक बेसिक ड्रामा में। ठीक है, तो ये कहता है। फिर उन्होंने अगला पॉइंट, उन्होंने मतलब एक अगला जो उनका अंडरस्टैंड था, या एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट था, वो था द प्रॉब्लम ऑफ नाउ दिस कल्चर। वो कहते हैं कि दिस इज द कल्चर नाउ। अब हम उस कल्चर में दोबारा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल्चर जो है वो एक तरह से शिफ्ट होता है समय के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार कल्चर शिफ्ट हो जाता है, कल्चर शिफ्ट में समय लगता है और धीरे धीरे कल्चर में शिफ्ट होती है। और जब कल्चर शिफ्ट होता है तो एक एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है ना, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हर चीज़ उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पोस्टमैन कहता है, जैसे कि वॉर के अपडेट हुए, वेदर रिपोर्ट्स हुए, है ना, ये सारे के सारे एक तरह से ट्रिवियल चीज़ें हुई, और इसमें जब टेलीविज़न पे दिखाई जाती है तो इसमें जो ऑडियंस होते हैं वो पैसिवली कंज्यूम करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। जैसे अगर बारिश होने वाली है तो आप देखोगे किस तरह से न्यूज़ वाले, वेदर चैनल वाले किस तरह से वो वीडियो बनाते हैं, तो उससे आपको लगेगा कि मतलब आप कंज्यूम करोगे एक तरह से पैसिव ऑडियंस की तरह। ठीक है, अगला कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल इनटू परफॉर्मेंस। अब देखो, ये थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस स्टडीज़ से कनेक्ट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यू डोमेन है परफॉर्मेंस स्टडीज़ इन लिटरेचर। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे, जब आप लिटरेचर में ये जो टॉपिक है, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस स्टडीज़, जब उसको पढ़ोगे तो आप, मुझे याद है जब मैं पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहा था, खैर मैंने पीएचडी छोड़ दी है, अब फिर दोबारा से करूँगा। तो ये जो पीएचडी का कोर्स वर्क था, उसमें मैंने पोस्ट ह्यूमैनिज्म के बारे, सॉरी, ये परफॉर्मेंस स्टडीज़ के बारे में जब मैं पढ़ा था, तो उसमें ये देखा था कि इवन सन एंड मून ये सब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास ऑडियंस होती है। वी एज अ ह्यूमन वी लुक एट देम, है ना, हम उसकी तरफ देखते हैं, हम सनसेट को होते देखते हैं, हम सनराइज को होते देखते हैं। तो एज अ ये जो हमारा अपीयरेंस है, उस सनराइज का जो अपीयरेंस है या उस सनसेट का जो अपीयरेंस है ना, वो भी एक तरह से परफॉर्मेंस के तरह दिखता है। बट एनीवे, ये परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या था कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है ना, वो रिलाइज होता है इमेजेस पे, मीडिया, जो मीडिया स्पेक्टिकल है उस पर, या फिर कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से पॉलिसी डिसीजन, मतलब सिंपल टर्म में ये अगर बोला जाए कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जजेस जो होते हैं, वो अपीयरेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन फैक्ट्स एंड आइडियाज़, है ना, या फिर क्रिटिकल आइडियाज़ और क्रिटिकल फैक्ट्स को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जितना वो अपीयरेंस को महत्व देते हैं। क्योंकि हर चीज़ क्या हो गया है, एक परफॉर्मेंस हो गया है। हर चीज़ क्या हो गया है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आप कितना अच्छा बोल पा रहे हो। इसलिए आप देखोगे मोस्टली पब्लिक डिबेट वो लोग जीत जाते हैं जो बहुत अच्छा स्पीकर होते हैं, जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, जिनके अंदर एक पावर होता है बोलने का। जैसे आप अगर बहुत सारे कोर्ट में बहुत सारे, जैसे सूट्स एक सीजन था, उसमें जब आप देखोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। जब एक इंसान अच्छा स्पीकर होता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है ना, तो वो चीज़ें अपने आप सत्य होने लगती है, सच दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला एजुकेशन एज एन एंटरटेनमेंट। इसमें कहते हैं कि द राइज ऑफ द टेलीविजन एंड डिजिटल मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को। और इसमें जो कह सकते हैं कि इंगेजमेंट है ना, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं बल्कि स्पेक्टिकल बन जाता है। क्योंकि जब हम बुक को पढ़ते हैं, है ना, नॉट एज एन एंटरटेनमेंट बट एज एन पब्लिक, बट एज एन इंटेलेक्चुअल फॉरम, तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। बट जब हम उसको एज अ स्पेक्टिकल के थ्रू देखते हैं तो हमें लगता है कि बस, जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे बुक्स को खरीद लेंगे, है ना, बहुत सारे बुक्स भी नहीं होते उनके पास, लेकिन 10 15 20 बुक होते हैं और वो हमेशा शो ऑफ करते रहेंगे कि दीज आर द बुक्स दैट आई बॉट, दीज आर द बुक्स दैट आई बॉट। खासकर आजकल सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं, दिन भर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं बुक्स की, लेकिन कभी बुक्स के बारे में बातें नहीं करते।
वो सिर्फ कहते हैं कि आई बॉट दिस बुक, यू नो गाइज, आई विल टॉक अबाउट दिस बुक, दिस इज वंडरफुल बुक। उसकी पूरी की पूरी आप 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियोस देख लो, उसने उस बुक के बारे में एक बात भी नहीं बोला। आप एक गूगल सर्च से आप उतनी चीज़ें जानकारी ले सकते हो जितनी आप उस 15 मिनट की वीडियो से लेते हो। तो उसने उसने बुक को नहीं पढ़ा है, बट वो सिंपली इंटरनेट से उस बुक की समरी या थोड़ा बहुत उसने देख के आपको बता दिया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको अपीज कर रहा है, अपीजमेंट दे रहा है आपको, है ना। आपका जो इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट है बुक के साथ वो नहीं हो रहा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ पा रहा हो, आप रिलेट कर पा रहे होगे। हाँ, नेक्स्ट वो डिबेट करते हैं हॉक्सली वर्सेस ऑरवेल। जो एल्डस हॉक्सली एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ना, और एक ऑरवेल थे जिन्होंने लिखा था 1984। तो उन्होंने क्या किया, पोस्टमैन जो है ही कॉन्ट्रास्ट 1984 जो बुक है जॉर्ज ऑरवेल का, जिसके अंदर ऑरवेल ने बात करी है जो ऑपरेशन है वो इट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सेंसरशिप। तो ऑरवेल के अनुसार जो एक्सटर्नल सेंसरशिप है उसके वजह से ऑपरेशन होता है ना। ये उन्होंने दिखाया 1984 की बुक में। जब आप 1984 से बहुत बार नेट ने क्वेश्चन पूछा है, तो और मेरे अनुसार ये हर पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ना चाहिए, मेरे अनुसार ये हर फिलोसफी के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और इवन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और लेट्स से इंटेलेक्चुअल डिबेट, तो आप इसको पढ़ें, ठीक है। यू शुड गो फॉर इट, यू शुड रीड इट। तो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है किस बुक को? ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एक एल्डस हॉक्सली की बुक है, उससे किसको? जॉर्ज ऑरवेल की। तो अब मैं थोड़े दोनों आइडियाज को एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि जो हमारा ऑपरेशन है, हमारे ऊपर जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं समाज में, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का जो ऑपरेशन होता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, मतलब ऑपरेशन मतलब ऑपरेस्ड होना, किसी को दबाना, तो वो एक्सटर्नल सेंसरशिप की वजह से है ना। और क्योंकि उसमें एक बिग ब्रदर होता है और हर जगह कैमरा लगा होता है, और इंसान कोई भी कुछ कर रहा होता है तो उस कैमरे के थ्रू उसको देखा जाता है, और उसको उसकी वजह से उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो वहाँ पे क्या एक्सटर्नल सेंसरशिप है ना, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर दिखाया गया है कि जो लोग हैं वो एक्चुअली में प्लेजर और डिस्ट्रप्शन से या डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो एक जगह सेंसरशिप करके कंट्रोल किया जा रहा है, किसमें? जॉर्ज ऑरवेल की बुक में। और दूसरी तरफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो एल्डस हॉक्सली की बुक है उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि प्लेजर और डिस्ट्रैक्शन जो है वो इंसान को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेजर एंड डिस्ट्रैक्शन है, इसको वो सपोर्ट करते हुए कहता है कि दीज आर द राइट फॉर्म, विच मीन वो कहता है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, तो उसमें कहता है कि द पीपल्स आर नॉट फोर्स्ड इनटू इग्नोरेंस, दे आर एन इंटरटेनमेंट या एंटरटेन इनटू पैसिविटी। विच मीन्स कि कहने का मतलब है कि जो इंसान है वो इग्नोरेंस की वजह से इस तरह से नहीं बना है, बल्कि एक तरह से पैसिविटी मतलब इंटरटेन हो रहा है वो। तो एक सेंस में वो कहना चाहते हैं जो प्लेजर एंड डिस्ट्रैक्शन है, वो जिसने जो एल्डस हॉक्सली ने बताया था अपनी बुक के अंदर, वो ज़्यादा डोमिनेंस दिखता है। और ये जैसे मैं उसका बुक का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ओपनिंग सेंटेंस पढ़ता हूँ। वो कहता है कि वी वेयर कीपिंग आवर आई on 1984 when the year came and the prophecy did not thoughtful Americans sang softly in praise of themselves. The roots of liberal democracy had held. Wherever else the terror had happened, we at last had not been visited by Orwellian nightmares, but we had forgotten that alongside Orwell's dark vision, there was another slightly older, slightly less well known, इक्वली चिलिंग। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, दिस एस्टैब्लिशेस हिज थेसिस दैट मॉडर्न सोसाइटीज आर नॉट ओप्रेस्ड बाय फोर्स बट रादर इट इज डिस्ट्रैक्टेड बाय द इंटरटेनमेंट। सो जो मॉडर्न समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो ओप्रेस्ड नहीं है, ओप्रेस्ड है बट कम है ना, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा है। चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो टिकटॉक से हो, खासकर टिकटॉक से, और ये जो इंस्टाग्राम के रील्स होते हैं या यूट्यूब्स के रील्स होते हैं, वो 1-1 मिनट 2-2 मिनट के रील्स होते हैं। आप उसको देखते हो, आप इंटरटेन होते हो, तो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हो आप। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू कहता हूँ, जैसे हर कोई फ़ोन चलाता होगा, कभी आप अपना फ़ोन को देखना कि आपने कितने स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो आपका कितना है। किसी के 5 घंटे से कम नहीं होंगे, 6 घंटे से कम नहीं होंगे। ये क्या बताता है? ये कह रहा है कि आप कितना टाइम
वेस्ट कर रहे हो, है ना, अपने जो कि आपको नहीं वेस्ट करनी चाहिए। तो एक तरह से सोशल मीडिया भी जो है वो इसीलिए आया ताकि आपका अटेंशन को वो सीख कर सके, ताकि आपके अटेंशन को ले सके, है ना। इसलिए कहता है, आगे वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट दैट टेलीविजन प्रेजेंट्स अस विद entertaining subject matter, but that all subject matter is presented as an entertaining, है ना। विच मीन्स की जो क्रूशियल डिस्टिंक्शन है उसमें टेलीविजन सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमें इंटरटेनमेंट, बल्कि इट ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग इनटू एंटरटेनमेंट। जैसे कि अगर आप महाभारत देख रहे हो, जैसे कि अगर आप पब्लिक डिबेट देख रहे हो, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब टेलीविज़न के ऊपर उसके बारे में मूवीज़ देख रहे हो, तो वो एक तरह से हर चीज़ को एंटरटेनमेंट बना के दिखाया जाता है, ना कि आपको उसके फैक्ट्स को दिखाया जाता है, ना कि आपको उसके इंटेलेक्चुअल रिबटल्स को दिखाया जाता है ना। तो टेलीविज़न जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि रादर इट टर्न्स एवरीथिंग इनटू एन एंटरटेनमेंट, है ना। इसलिए कहता है कि ये एक तरह से सीरियस पॉलिटिकल सोशल इशूज़ है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो ये जो हमारा 20 मिनट का जो स्पैन था किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने का, वो रिड्यूस हो गया 8 सेकेंड्स पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेरियस कह सकते हैं कि न्यूज़ वाले ने बोला है, ठीक है। तो दीज वेर द फैक्टर्स, है ना। अब मैं कोशिश करूँगा इसमें कितने थ्योरीज़ हैं, इन्होंने कितने थ्योरीज़ को पढ़ा होगा या कितने थ्योरीज़ के एक तरह से समरी को इन्होंने लिखा है बुक के अंदर। तो सबसे पहले तो वही मार्शल मैकलुहान की है, द मीडियम इज़ द मैसेज, जो मैंने पहले भी बोला कि जो मीडियम है वही मैसेज है। तो अगर आपको मैसेज को समझना है, अगर आपको मैसेज को डिकोड करना है, तो आपको उसके मीडियम को समझना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बुक के थ्रू किसी चीज़ को पढ़ रहा है, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो उस बुक के ऊपर होगी वो डिफरेंट लेवल का होगा, वो क्रिटिकल होगा। जैसे कोई प्रिंट मैसेज है, कोई प्रिंट मीडिया है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो, क्रिटिकली सोच सकते हो, है ना। लेकिन वही अगर जब आप रेडियो पे उसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ोगे, है ना, तो आप डिफरेंट तरीके से सोचोगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर, वो डिफरेंट होगा। और जब आप टेलीविज़न पे ग्राफिक्स में देखोगे तो वो आपकी विज़न, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो फिर एंटरटेनमेंट पर्पस पे होगी, है ना। तो ये जो नेचर है मैसेज का, वो मीडियम के थ्रू हम समझ पाते हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द मीडियम इज़ द मैसेज, विच मीन्स मैसेज को समझना है तो आपको उसके मीडियम को समझना पड़ेगा कि किस मीडियम के थ्रू हमारे पास मैसेज पहुंच रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द वन थ्योरी जिसके अंदर वो बात करता है। इसलिए कहते हैं कि टेलीविज़न जो है इट चैलेंजेस द वे वी थिंक बाय प्रायोरिटाइजिंग इमोशंस। हमारे इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर रहा है। टेलीविज़न क्या करता है, हमारी इमीडिएसी को, हमारे स्पेक्टिकल को, है ना कि हमारे रेडिकल या फिर कैसे रैशनल डिस्कोर्स को, ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है इस बुक के अंदर, वो है जॉन बॉडलियर की हाइपर रियलिटी। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बुक कॉल्ड सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। इसी के अंदर ये हाइपर रियलिटी आता है। तो जहाँ पे जो पोस्टमैन जो हैं वो क्रिटिक करते हैं जो टेलीविज़न है, इट अलाइंस विद बॉडलियर्स आइडियाज दैट मेड कंस्ट्रक्ट अ हाइपर रियलिटी। तो मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ इंस्टाग्राम के माध्यम से। आई एम श्योर यू मस्ट बी यूजिंग इंस्टाग्राम। तो जब हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हम यूजुअली वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं या फिर फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं। तो जब आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो तो जो सामने वाले की पिक्चर ली गई है वो सामने वाला एक तरह से रियल होता है हमारे सामने, है ना। सपोज अगर मुझे एक सोशल मीडिया पे फोटो डालना है, फोटोज़ डालने हैं, तो मैं किसी को बोलूँगा कि भाई तू मेरी फ़ोटो ले ले। अब वो मेरी जब फ़ोटो लेगा तो वो क्या होगा, वो जो मुझे देख रहा है अपनी आंखों से, दैट इज़ द रियल मी, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही उसने पिक्चर क्लिक करा तो वो एक तरह से उसने एक फेथफुल कॉपी लिया, क्योंकि जब हम इमेज कैप्चर करते हैं तो एक तरह से फेथफुल कॉपी होता है उसके रिप्रेजेंटेशन का, उस पिक्चर के मेरे होने का, ठीक है। अब क्या होता है कि अब उस फोटो को फिर से एडिट की जाती है, उसमें लाइटनिंग डाली जाती है, उसमें ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है, बहुत सारे अलग अलग एडिटिंग टूल्स आ गए हैं। तो वो रियलिटी से और फर्दर हो गया, है ना। अब जो रियल रवीश था, है ना, वो अब उसमें रहा नहीं, है ना। फिर क्या होता है कि अब हम उसमें सॉन्ग्स डाल देते हैं, अब उसमें हम इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और डाल देते हैं, उसमें हम स्टिकर्स डाल देते हैं और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम के अलग फिल्टर्स को डाल के तब जाके हम उसको पोस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रियलिटी से काफ़ी दूर हो गया। वो जो रवीश रियल में दिखता था और जो हमने एक फ़ोटो के माध्यम से उसकी फेथफुल इमेज बनाई, उससे भी हम दूर चले गए। तो वो अब रियल रहा ही नहीं।
हम अब हाइपर रियल में आ गए हैं, विच मीन्स कि जो जो चीज़ें रियलिटी में थी अब वो रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब हम किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, है ना, किसी भी, अब किसी भी अपने फ्रेंड के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाना, तो उसकी जितनी भी इमेजेस होंगे वो सब हाइपर रियल में है, वो रियल है ही नहीं, क्योंकि कोई अपनी रियलिटी दिखाता नहीं है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जाते ही आपकी रियलिटी खत्म हो जाती है, आपकी रियलिटी दब जाती है। तो विच मीन्स यही कहता है कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि यही हाइपर रियलिटी है। तो वो कहता है कि जो समाज है हमारा वो हाइपर रियल में जी रहा है, अब रियलिटी कुछ है ही नहीं, बिकॉज वी कैन नेवर ट्रेस बैक टू रियलिटी, क्योंकि हम रियलिटी से इतने दूर आ चुके हैं, हम एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कंप्लीट सिमुलेशन हो चुका है हमारा, विच मीन्स कि हम एक हाइपर रियल सेंस में चले गए हैं। अब हम रियलिटी को कभी समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा ये कॉन्सेप्ट इसलिए कहता है कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स है, न्यूज़ है ना, या फिर जो भी एजुकेशनल के एजुकेशन है, वो सारे के सारे एक तरह से सब्सटेंसिव डिस्कशन बन के रह गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी मतलब आता है गे डिबो की सोसाइटी ऑफ द स्पेक्टिकल। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बुक है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, और बहुत डिफिकल्ट बुक भी है, छोटी सी बुक है लेकिन बहुत डिफिकल्ट बुक है। तो इसमें सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल्स में जो डिबो हैं, गे डिबो, है ना, ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसफर। अगर आप बोलोगे तो मैं इन सारे बुक्स के ऊपर, जैसे मार्शल मैक्लुहान के ऊपर, बॉडलियार के ऊपर, गे डिबो के ऊपर, या फिर पेरी बॉर्डियू के ऊपर, सब पे मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा, बट मैं तभी बनाऊंगा जब आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, या फिर बहुत सारे लाइक्स आएंगे, या फिर आप बोलोगे कि हाँ सर आप इस पर बनाइए, तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब गे डिबो की एक बुक है सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल्स, जिसमें डिबो क्रिटिक्स द मॉडर्न सोसाइटी, टर्न्स पॉलिटिक्स एंड कल्चर इनटू मियर स्पेक्टिकल्स। मतलब हर चीज़ को स्पेक्टिकल बना देना है। स्पेक्टिकल मतलब हमारी आई को प्लीजिंग लगनी चाहिए। जैसे अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं, सपोज अगर हम डिबेट देख रहे हैं, है ना, और जनरली क्या होता है कि टेलीविज़न पे दो तीन अलग अलग, एक चैनल वाले क्या करते हैं, दो तीन अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को सामने रख देते हैं और बोलते हैं भाई डिबेट करो। तो ऐसे जैसे चूहे बिल्ली का जो लड़ाई नहीं होता है, टॉम एंड जेरी का, उस तरह से हम डिबेट को देखते हैं। तो वो एक तरह से स्पेक्टिकल क्रिएट की जा रही है, आपकी आंखों को क्या प्लेजिंग लग रहा है वो चीज़ दिखाई जा रही है ना। तो वही कहता है कि जो जो इंटेलेक्चुअल डिबेट जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे रैशनैलिटी की बात होनी चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन की बात होनी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होता है पॉलिटिक्स से लेके रिलेटेड, या फिर कल्चर से लेके, या फिर हमारे एजुकेशन से लेके, वो सबको स्पेक्टिकल के थ्रू देखा जाता है ना। मतलब कि स्पेक्टिकल मतलब होता है ना जिसमें हम देखते हैं वाओ, ऐसे मतलब हंसते हैं, है ना। मतलब एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वही जिसके बारे में बात करता है, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ। ये भी एक बुक है, 1980 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें कहता है कि अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, मतलब इतना हंसो कि जब तक हम मर ना जाए, है ना। तो एक तरह से सोशल मीडिया का काम वही करता है कि वो कोशिश करता है कि आपको कितना हंसा दे, है ना। आप हंसते रहो, हंसते हंसते आप थक जाओ, ठीक है। तो ये थी अलग, बहुत इंटेलेक्चुअल, ये सारी इंटेलेक्चुअल बुक्स हैं, बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, इसलिए मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने की। तो मैं आज पता नहीं क्यों आज मैं फ्री भी हो गया जल्दी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। अब अगला बुक है कल्चरल कैपिटल बाय पेरी बॉर्डियू। तो इसमें ये बात करते हैं कि प्रिंट कल्चर रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, राइट। क्योंकि जो प्रिंट कल्चर है उसमें हमें समय देना पड़ता है, उसे हमें सोचना पड़ता है, क्रिटिकली सोचना पड़ता है, तब जाके हम समझ पाते हैं कि बुक कहता क्या है ना। एंड देन वाइल टेलीविजन कल्चरल वैल्यूज, मतलब जो टेलीविजन है वो कल्चरल वैल्यूज को क्या करता है, इमीडिएसी और इंटरटेनमेंट बेसिस पे छोड़ देता है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक तरह से कल्चरल कैपिटल जो है फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेप्थ से कल्चरल कैपिटल जो है वो मीडिया सर्विनेस बन जाता है। विच मीन्स कि सिंपल टर्म में बोले तो ये जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो खत्म हो जाता है, बल्कि सिर्फ मीडिया सर्विनेस आ जाता है। सिर्फ एक तरह से स्पेक्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी खत्म हो जाती है। और जैसे ही हम प्रिंट मीडिया से मल्टीमीडिया में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए, है ना, वैसे ही हमारी जो थिंकिंग स्पैन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग स्पैन है, या जो हमारा अटेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है, वो बिल्कुल कम पड़ जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वैसे आप देखोगे कि आज के समय में चलो आप लोग सब यंग हो गए, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग सब यंग हो गए, तो इस एज में हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई रिलेशनशिप में है। तो आप देखोगे आज का जो मॉडर्न रिलेशनशिप है, मॉडर्न लव है, जो हम लव कहते हैं, वो अब पहले की तरह रहा नहीं। अब लोग कंज्यूम कर रहे हैं दिन भर सोशल मीडिया, दिन भर टिकटॉक, दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर फेसबुक, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इमोशंस को लोग ले रहे हैं, फीड कर रहे हैं, है ना। अपने आप को इंटरटेन कर रहे हैं, अपने आप को स्पेक्टिकल में डाल रहे हैं, है ना। एक तरह से कंज्यूम कर रहे हैं ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे क्या, जैसे टिकटॉक का, ट्विटर का रील्स का, इंस्टाग्राम रील्स का, यूट्यूब के रील्स का, तो इससे जो हमारे इमोशंस हैं वो जल्दी निकल जाता है, वो जल्दी आ जाता है।
और हम उसमें सोच नहीं पाते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बॉयफ्रेंड को जब कुछ भेजते हो, है ना? एक छोटा-सा रील्स भेजते हो अपने से रिलेट करके, तो वो जो रील्स आप देख रहे हो, वो मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में होता है। तो जब वो मल्टीमीडिया के फॉर्मेट जब आप रील्स को देखते हो, उसको कंज़्यूम करते हो, तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को, इमोशंस को फ़ील कर पाते हो और इंस्टेंट प्लेज़र आपको मिलता है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हो, बुक की एक पैसेज को, है ना, एक पोइट्री को जब आप पढ़ के भेजते हो, तो उसकी जो डेप्थनेस होती है वो डिफरेंट होता है। इसलिए इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप ऐसे रिलेशनशिप में आओ तो ट्राई टू राइट समथिंग फॉर योर लेडी, फॉर योर मैन, है ना? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो या किसी चीज़ को पढ़ के जब आप भेजते हो उस चीज़ को, है ना, कहीं किसी बुक से कटिंग आपने भेज दिया, आप जो पढ़ रहे थे अचानक से आपको अच्छा लगा, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो उसकी जो इंटीमेसी होगी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी जो डेफनेस होगी वो डिफरेंट होगी। और जो आप सिंपली एक इंस्टाग्राम के रील्स आप भेज देते हो, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सैलो होगा। क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस हो चुका है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग रिड्यूस हो चुकी है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंसियाँ है वो रिड्यूस हो चुकी है ना? तो जब हम रिड्यूस चीज़ों को एक तरह से प्रोडक्टिविटी में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो उतनी ही कम वैल्यू लेके आता है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, दिस इज टोटली अप टू यू। मैं बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्योरेटिकल बेसिस पे, है ना, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, है ना, फिलोसॉफिकल बेसिस पे। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेक्टिव। मैं कोशिश करूँगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन राइट इट डाउन, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। बट अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आस्क मी, मैं बना दूंगा। एंड आई रियली वांट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिसको आपको लगता है कि इसको पढ़नी चाहिए। वैसे ये मैं टॉपिक इसलिए भी बनाया हूँ क्योंकि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना? तो एनी वे, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।